Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Global Plastic Treaty which has collapsed. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी लगभग 10 दिन पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि कैसे दुनिया के लगभग 170 देश इंक्लूडिंग इंडिया मेट इन बुसान सिटी ऑफ कोरिया इन ऑर्डर टू नेगोशिएट अ न्यू इंटरनेशनल ट्रीटी इन ऑर्डर टू एंड द प्लास्टिक पॉल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए दुनिया के 170 देश बुसान के अंदर मीटिंग कर रहे थे और एजेंडा रखा गया था कि दिसंबर से पहले यानी कि ये साल खत्म होने से पहले कि ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रीटी ला दी जाएगी जिसकी मदद से दुनिया भर में प्लास्टिक पॉल्यूशन को कर्ब किया जाएगा। एंड दिस वाज द फिफ्थ राउंड ऑफ टॉक। फोर्थ राउंड ऑफ टॉक हैड ऑलरेडी हैपेंड इन 2022 और फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स में ही तय किया गया था कि फिफ्थ राउंड ऑफ टॉक जब शुरू होगा 2024 में तो हम लोग फाइनल ट्रीटी कंक्लूड करके ही रुकेंगे। तो फिफ्थ राउंड ऑफ टॉक स्टार्टेड विद दिस आइडिया बट अल्टीमेटली इट हैज फेल्ड। That is the news कि fifth round of talk, global talk regarding a binding treaty for plastic pollution has failed. Failed का मतलब कि कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं हो पाया है। जो मेंबर कंट्रीज थे उसके बीच में आपस में डिसएग्रीमेंट से हो गए। जो मेन एरिया जहां पे डिसएग्रीमेंट हुए वो था प्रोडक्शन कैप को लेकर के। प्रोडक्शन कैप मतलब कौन सा देश कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस कर सकता है उसको लेकर के डिफरेंसेस हो गए। कुछ देश चाह रहे थे कि नहीं ऐसा कोई भी कैप नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। कुछ देश चाह रहे थे कि लिमिटेशन होना चाहिए। उसके अलावा डिफरेंसेस वेयर विथ रिस्पेक्ट टू एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन प्लास्टिक केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स की इनका तो बिल्कुल इस्तेमाल या प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के डिफरेंसेस हो गए। देख लीजिए प्लास्टिक तो एक वर्सेटाइल कमोडिटी है, अलग अलग तरीके से काम आता है, उससे कई सारी चीज़ें बनती हैं। तो एकाएक से अगर प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए तो उसका इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो इस कारण से कई सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया वाज अगेंस्ट दिस आइडिया कि एकाएक से प्लास्टिक प्रोडक्शन के ऊपर कैप लगा दिया जाए या कई सारे प्लास्टिक केमिकल्स के प्रोडक्शन पे बैन लगा दिया जाए। इंडिया वाज अगेंस्ट दिस आइडिया। तो ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाने के लिए जो मीटिंग चल रही थी कोरिया में, यहाँ पे वर्ल्ड कंट्रीज दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, प्रो कैप कोलिशन एंड अपोजिंग कोलिशन। प्रो कैप कोलिशन मतलब जो कंट्री चाह रहे थे कि एक स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लाए जाए, प्लास्टिक प्रोडक्शन के ऊपर एक लिमिटेशन लगाया जाए, वो कंट्रीज कहे गए प्रो कैप कोलिशन। इसमें 100 से भी ज़्यादा देश थे, अफ्रीकन कंट्रीज भी कुछ थे इसमें, लैटिन अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन वाज देयर हु आर पुशिंग फॉर stringent norms as far as plastic production is concerned. But there were certain group of countries who were opposing such ideas, including Saudi Arabia, Kuwait, Russia, Iran. अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे एक ग्रुप है, इनफॉर्मल सा ग्रुप है लेकिन है ये ग्रुप जिसका नाम है लाइक माइंडेड कंट्रीज कोलिशन। ये लाइक माइंडेड कंट्रीज कोलिशन मेनली एनवायरनमेंट रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड मैटर्स के ऊपर कुछ देशों ने मिल करके, कॉमन ओपिनियन रखने वाले देशों ने ये ग्रुप बनाया है, लाइक माइंडेड कंट्रीज कोलिशन। तो पॉइंट इज कि लाइक माइंडेड कंट्रीज कोलिशन ग्रुप असल में अपोज कर रहा था इस तरीके के स्ट्रिंजेंट प्लास्टिक ट्रीटी को, जबकि 100 से ज़्यादा देश सपोर्ट कर रहे थे और इस कारण से अल्टीमेटली कोई भी फैसला नहीं हो पाया। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे टर्म है ये ग्रुप लाइक माइंडेड कंट्रीज, एक जैसे सोचने वाले देश, एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट के अंदर डिग्रेडेशन को कम किया जाए बिना इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, इस आइडिया से गाइडेड होकर के कुछ देशों ने कोलिशन बनाया है, लाइक माइंडेड कोलिशन। और ये लाइक माइंडेड कोलिशन ग्रुप के कंट्रीज इस बार प्लास्टिक ट्रीटी से संबंधित एक स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बनाने के खिलाफ थे। तो लाइक माइंडेड कंट्रीज वेयर अपोजिंग दिस प्लास्टिक ट्रीटी, जिस कारण से ये प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन हैज फेल्ड। भारत का अगर स्टैंड देखा जाए तो भारत का स्टैंड भी इनसे लाइक माइंडेड कंट्रीज से ही मिलता जुलता रहा है। इंडिया वॉज इन सपोर्ट ऑफ सच डेवलपिंग कंट्रीज। भारत का कहना था कि
अगर प्लास्टिक प्रोडक्शन पे लिमिटेशन लगाना है, उसको कर्ब डाउन करना है, तो डेवलप्ड कंट्रीज को टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए टू द डेवलपिंग कंट्री। जैसे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को लेकर के चर्चा होती है कि डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट प्रोवाइड सम असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज, सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट हैज बीन पुट बाय इंडिया कि इन ऑर्डर टू कर्ब डाउन द प्लास्टिक प्रोडक्शन, द डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट असिस्ट फाइनेंशियली एंड टेक्निकली डेवलपिंग कंट्रीज। तब जाकर के प्लास्टिक प्रोडक्शन डेवलपिंग कंट्रीज कम कर पाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी से सीधा सीधा रिलेटेड है। प्लास्टिक प्रोडक्शन अगर कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे नेगेटिव असर पड़ेगा। इंडिया वाज डायरेक्टली अपोजिंग प्रोडक्शन कैप। ये जो लाइक माइंडेड कंट्रीज कोलिशन है, उनके साथ भारत के भी ओपिनियन मिल रहे थे कि नहीं, प्रोडक्शन पे तो लिमिटेशन सीधा सीधा नहीं लगना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है भारत। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बिना हैम्पर किए हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट का कैरिंग कैपेसिटी ब्रीच ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन फुल्ली एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपली मीन्स एन ऑप्टिमम अप्रोच, जहां पे एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के बीच में एक बैलेंस बना रहे। तो भारत का कहना है कि पूरी तरीके से अगर प्लास्टिक प्रोडक्शन पे कैप लगा दिया गया, लिमिटेशन लगा दिया गया, तो दैट वॉन्ट बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। दैट अप्रोच विल हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात हुई कि प्लास्टिक प्रोडक्शन करने वाले देशों के ऊपर एक फाइन लगाया जाए या फीस उनसे कलेक्ट किया जाए, पॉल्यूशन फीस, जिसको लेकर के भारत ने अपोजिशन क्रिएट किया। देखिए, भारत की अगर ओवरऑल बात की जाए तो इंडिया का जो एवरेज प्लास्टिक कंजम्पशन पर कैपिटा, यानी कि पर पर्सन एक साल में कितना प्लास्टिक कंज्यूम करता, तो वो अभी भी ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। अमेरिका की तुलना में तो बहुत ही कम। अब लाइक माइंडेड कंट्रीज की जैसे मैं बात कर रहा था, तो उनके बारे में देख लेते हैं। अलग से उन पे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लाइक माइंडेड कंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स countries having common understanding with respect to issues like climate change and sustainable development। और ये लाइक माइंडेड कंट्रीज ने ही अपोज किया है स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन एज वेल एज कार्बन प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो लाइक माइंडेड कंट्रीज वे आर डायरेक्टली अगेंस्ट डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन प्लास्टिक प्रोडक्शन। इनका कहना था कि ये जो मेजर्स प्रपोज किए जा रहे हैं बहुत ही स्ट्रिंजेंट होंगे और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ेगा। लाइक माइंडेड कंट्रीज कोलिशन के अंदर जो की मेंबर्स हैं, सऊदी अरबिया, कुवैत, रसिया और ईरान जैसे। भारत और चाइना की बात की जाए तो हम लोग फॉर्मली लाइक माइंडेड कंट्रीज ग्रुप का हिस्सा है नहीं, बट बुसान में जो टॉक चल रही थी प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर के, वहां पे भारत और चाइना के ओपिनियन लाइक माइंडेड कोलिशन से काफी ज्यादा मिलते जुलते रहे। हम भी नहीं चाह रहे थे कि प्लास्टिक प्रोडक्शन पे एकाएक से लिमिटेशन लगाया जाए। तो लाइक माइंडेड कंट्रीज के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आजकल आपको थोड़ा बहुत तो ये एहसास हो रहा होगा कि जो मैं सिखाता हूँ टॉपिक्स, उससे थोड़ा अलग प्रीलिम्स के क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के। थोड़ा सा गेस तो करना पड़ेगा, थोड़ा इंटेलिजेंट गेस तो आपको करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया लाइक माइंडेड कंट्रीज, अब उस आइडिया के बेसिस पे आप थोड़ा गेस कीजिए, अपने दिमाग से सोचिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आज इट इज जो पढ़ाया वैसा ही सवाल दे दिया तो फिर वो किस बात की प्रैक्टिस हुई, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल मेरी पढ़ाई हुई चीजें तो सीधी सीधी तो आएंगी नहीं, आपको थोड़ा सा तो गेस करना पड़ेगा। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, देखते हैं क्या होगा जवाब, कल देखेंगे। मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक, दिस इज द सेकेंड टॉपिक। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज हेल्थ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो मारबर्ग वायरस डिजीज, ये सीवियर हेमोहोरिक डिजीज है। हेमोहोरिक डिजीज के अंदर क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, फीवर हो जाता है इंसान को बिकॉज ऑफ दिस मारबर्ग वायरस इन्फेक्शन। तो ये जो मारबर्ग वायरस है, ये इबोला वायरस जैसा है। वायरस के अंदर, वायरस फैमिली में क्या होता है कि व्हेन दे इंटर इनटू आवर बॉडी, दे क्रिएट इन्फेक्शन विद इन, और ये फास्ट तरीके से वायरस हमारे बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं और अलग अलग तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को हम डैमेज करते हैं। तो अगर मार्बर्ग वायरस डिजीज की बात की जाए तो
ये होता है बिकॉज ऑफ मार्बर्ग वायरस, जिसके अंदर जब ये वायरस हमारे अंदर इंटर कर जाते हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, सीवियर हेमोरेजिक फीवर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिम्टम्स हैं इसके हाई फीवर, हेडेक, सीवियर ब्लीडिंग विद इन द ऑर्गन्स दैट माइट लीड टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। अभी चूंकि इस मार्बर वायरस के कारण होने वाले डिजीज का कोई वैक्सीन भी नहीं डेवलप हुआ है, इसलिए अगर ठीक से मैनेज ना किया जाए तो फैटिलिटी रेट यानी कि डेथ रेट कुड भी अप टू 90%, कि जिनको भी हुआ उसमें से 90% लोग मर सकते हैं, सिर्फ 10% ही रिकवर करेंगे। मार्बर वायरस डिजीज का जो प्राइमरी सोर्स है वो है फ्रूट बैट्स, यानी कि जो मार्बर्ग वायरस हैं इनका मेन जो रिजर्वायर है ये है फ्रूट बैट्स, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। और फिर इन फ्रूट बैट से वो इंसानों में स्प्रेड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मार्बर्ग वायरस डिजीज इज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीजेज आर दोज दैट स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो प्राइमरी सोर्स तो फ्रूट बैट्स हैं, बट एक बार एक इंसान इन्फेक्ट हो गया, उस इन्फेक्टेड इंसान के बॉडी फ्लूइड से कोई दूसरा हेल्दी इंसान भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है मार्बर वायरस डिजीज का, दैट इज सेकेंडरी ट्रांसमिशन। जो प्राइमरी सोर्स है वो है फ्रॉम फ्रूट बैट टू ह्यूमंस। अब करंट न्यूज ये है कि मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक फैला हुआ है इन रवांडा ऑफ अफ्रीका। मार्बर्ग वायरस डिजीज के कारण आंखों के अंदर भी ब्लीडिंग होने लगती है। मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो आंखों के अंदर भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। इस कारण से मार्बर्ग वायरस डिजीज इन्फेक्शन को कभी कभार हम लोग ब्लीडिंग आई डिजीज भी कहते हैं। रवांडा का एक बार मैप देख लीजिए, रवांडा के आसपास के देशों को देख लीजिए। एक साइड में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर नीचे में छोटा सा देश बुरुंडी, तंजानिया, और ऊपर में है युगांडा। ध्यान देने वाली बात यह है कि रवांडा डज नॉट डायरेक्टली शेयर्स बॉर्डर विद केनिया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देख रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा प्रश्न आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों ज्यादातर जो डिजीज आउटब्रेक्स हैं वो अफ्रीका के अंदर होते हैं, क्या कारण है बताइए। 10 मार्कर का मान लीजिए प्रश्न है। देखिए, आंसर में जितने ज्यादा पॉइंट्स आप दोगे, अलग अलग डायमेंशंस को मेंशन करोगे, उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ज्योग्राफिकल डायमेंशन भी लिख दिया, उसके अंदर भी सब पार्ट्स लिख दिए, एक पॉइंट उसके अंदर सब पॉइंट्स लिख दिए, फिर दूसरा पॉइंट उसके अंदर सब पॉइंट लिख दिए। तो इस तरीके से आप ज्यादा मार्क्स अटेन कर सकते हो। अब 10 मार्कर के सवाल में अगर 7-8 पॉइंट लिख दोगे तो कैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ट्राई टू राइट मोर एंड मोर पॉइंट्स विथ सब पॉइंट्स, दैट विल हेल्प यू टू फेच मोर मार्क्स। तो ये सिंपल सा सवाल है, अफ्रीका में क्यों होते हैं ज्यादातर वायरस आउटब्रेक्स। इसका जवाब आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन थिंकिंग। मैंने कोई डिस्कशन खास किया नहीं है, कॉमन दिमाग लगाइए। अफ्रीका के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ ख़राब होंगी, अफ्रीका के अंदर चूँकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, तो इस कारण से फॉरेस्ट एरियाज़ काफ़ी हैं, तो वहाँ से जूनोटिक डिजीज़ेज़ का खतरा है। क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हैं कि जहाँ पे फिर कई सारे बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ फैल सकते हैं, बिकॉज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बैक्टीरिया ज़्यादा प्रॉस्पर करता है। तो ये सब दिमाग लगाइए, लिखिए, ठीक है। बहुत सारे जवाब तो ऐसे जेनरिक पॉइंट्स भी लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑयल फील्ड के का प्रॉपर एक्सट्रैक्शन हो, वहां से देखिए होता क्या है कि ज्यादातर जो पेट्रोलियम फील्ड्स होते हैं वहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस जॉइंट तरीके से मिलता है। ज़्यादातर ये जो मिनरल ऑयल फील्ड्स होते हैं वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एक साथ मिलता है। लेकिन अभी तक एक्सट्रैक्शन के लिए क्या होता था कि नेचुरल गैस के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे थे और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे थे। तो इस कारण से लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी के कारण ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो रहा था हमारे देश के अंदर। अब ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए अब एक नया कानून लाया जा रहा है। बिल है जो राज्यसभा में पास हो गया है, ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2024। दिस बिल सीक्स टू अमेंड एन ओल्ड लॉ ऑफ 1948, ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1948। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनीशन एक्सपैंड किया गया है।
मिनरल ऑयल का। तो नाउ मिनरल ऑयल includes petroleum products as well as natural gas and other naturally occurring hydrocarbons like coal, bed, methane and shale gas. अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जब भी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा किसी भी कंपनी को, तो यानी कि अब उसको यूनिफॉर्म तरीके से पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या कोल बेड मीथेन सबको एक्सट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बिकॉज नाउ द डेफिनेशन ऑफ मिनरल ऑयल is not only petroleum products like crude oil, diesel, petrol and all. It includes petroleum as well as natural gas and other hydrocarbons. So now the leases for extraction of petroleum products will be of different type. अब उनको माइनिंग लीज कहने के बजाय कहा जाएगा पेट्रोलियम लीज। तो नया नाम का मतलब नया मकसद भी है कि नाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ similar kind of products like petroleum, natural gas and other hydrocarbon can be done simultaneously. तो पहले जब एक्सट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे तो उनको कहा जाता था माइनिंग लीज, अब कहा जाएगा पेट्रोलियम लीज। पेट्रोलियम लीज मतलब इट्स ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म लीज फॉर अ कंपनी वेयर नाउ दे कैन एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड अदर सिमिलर हाइड्रोकार्बन्स। जो एग्जिस्टिंग पुराने लीज दिए जा चुके हैं दे विल रिमेन वैलिड। उसके अलावा अब चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां पार्टिसिपेट करें इन ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, इसके लिए भारत सरकार ने फैसला किया एज पर दिस न्यू लॉ कि छोटे मोटे अगर ऑफेंसेज होंगे, छोटी मोटी अगर गलतियां हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट, जेल की सजा नहीं होगी किसी भी कंपनी के अथॉरिटीज़ को। उसके लिए मैक्सिमम मॉनेटरी पेनल्टी लगेगी। दिस इज done in order to encourage and create confidence of the private investors from foreign countries to come and invest in India in oil and natural gas extraction. इससे क्या होगा, इस नए बिल के इम्प्लीमेंट होने के बाद देश के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे ज़्यादा ज़्यादा ऑयल एंड नेचुरल गैस हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो हो सकता है कि जब हमारे देश का ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगा। अभी हम लोग लगभग 80% ऑफ आवर क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू इम्पोर्ट, वो थोड़ा कम होगा व्हेन ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन विल बी स्ट्रीमलाइंड इन द कंट्री। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टाइटल इज अबाउट टर्नर प्राइज। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, टर्नर प्राइज ब्रिटेन के अंदर दिया जाता है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1984। इट इज ए प्रेस्टिजियस आर्ट अवार्ड इन ब्रिटेन। यहाँ पे कॉन्टेम्प्रोरी ब्रिटिश आर्ट में जो लोग भी आर्टिस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं उनको ही टर्नर प्राइज मिलता है। टर्नर प्राइज हैज बीन नेम्ड आफ्टर इंग्लिश पेंटर JMW टर्नर। इस साल ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडियन ओरिजिन की आर्टिस्ट जसलीन कौर को टर्नर प्राइज 2024 के लिए चुना गया है फॉर हर आर्ट वर्क, जिसका नाम उन्होंने रखा है अल्तर अल्टार। सो उनके आर्ट वर्क जो है उसमें सिर्फ पेंटिंग नहीं होता है, अदर डेकोर वर्क्स भी होते हैं। तो ध्यान रहे, टर्नर प्राइज इज नॉट जस्ट फॉर पेंटिंग, इट इंक्लूड्स अदर आर्ट वर्क्स ऑल्सो, स्कल्पचर्स एंड ऑल, डेकोर वर्क्स एंड ऑल। तो उनके आर्ट वर्क के थीम्स हैं प्लूरलिटी, समाज के अलग अलग लोगों को दिखाती हैं वो अपने आर्ट वर्क में। पर्सनल इमोशंस, पॉलिटिकल इशूज, स्पिरिचुअल थीम्स, सब कुछ दिखता है कि आर्ट वर्क में। जसलीन कौर सेकेंड इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट हैं टू गेट दिस टर्नर प्राइज आफ्टर अनीस कपूर हु गॉट दिस टर्नर प्राइज इन 1991। टर्नर प्राइज में 1991 से लेकर के 2016 तक एज लिमिट लगाई हुई थी 50 इयर्स की, बाद में ये एज लिमिट हटा दिया गया। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आईसीजे से संबंधित ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। कल ही मैंने आपको बताया था कि नॉन मेंबर कंट्रीज कैन ऑल्सो ब्रिंग केस एट आईसीजे। यहाँ पे अगेन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको बताया राम जन्मभूमि वाला जो डिस्प्यूट है अयोध्या मंदिर, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत। प्रगति पोर्टल में तो दोनों स्टेटमेंट्स, आई एम सो सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है। पोर्टल इंटीग्रेट्स डेटा फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर के कारण गलत हो गया, प्राइवेट सेक्टर्स के डेटा नहीं है। तो करेक्ट आंसर वुड बी 1 ओनली। बैंकिंग लॉ से संबंधित इसमें तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।